नमस्कार विद्यार्थियों, फाउंडेशन कोर्स की श्रृंखला में चलिए हम चलते हैं आज BA BSc BCom BBA BCA थर्ड ईयर भाषा और संस्कृति में इकाई 2 की ओर। इसके पहले आपने वापसी कहानी को पढ़ा है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं विद्या निवास मिश्र द्वारा रचित पाठ या निबंध कहे हम उसे। तो निबंध विद्या निवास मिश्र द्वारा रचित निबंध आंगन का पंछी देखने जा रहे हैं विद्यार्थियों। तो आंगन का पंछी का सारांश हम देख रहे हैं, जिस पर आधारित विभिन्न प्रकार के प्रश्न बनेंगे उसे भी हम देखेंगे। आपके सामने स्क्रीन पर है आंगन का पंछी विद्या निवास मिश्र। तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों के लिए बात कर रहे हैं फाउंडेशन कोर्स की। आंगन का पंछी निबंध का सार देख सकते हैं आप। विद्या निवास मिश्र द्वारा लिखित आंगन का पंछी लोक विषय आधारित एक सांस्कृतिक निबंध है। तो नोट डाउन करिए, फटाफट नोट डाउन करना है आपको, नोट्स बनाने हैं। नोट्स में सबसे पहले नोट डाउन कर लेंगे कि आंगन का पंछी एक निबंध है, याद रखेंगे। दूसरा पॉइंट, आंगन का पंछी विद्या निवास मिश्र द्वारा रचित है। तीसरा पॉइंट, यह निबंध किस पर आधारित है, तो लोक विषय पर आधारित है। चौथा पॉइंट कि आंगन का पंछी विद्या निवास मिश्र द्वारा रचित आंगन का पंछी कौन सा निबंध है। 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, सांस्कृतिक निबंध है, राजनीतिक निबंध है, सामाजिक निबंध है। आपको सही उत्तर लगाना है कि सांस्कृतिक निबंध है, जिसमें निबंधकार ने गोरैया पक्षी को लेकर लोक संस्कृति पर प्रकाश डाला है। किसको लेकर? गोरैया पक्षी को अंडरलाइन किया है, आप भी नोट डाउन करेंगे। गोरैया आंगन में चहकती है, फिरती है, दाने चुगती है, तिनके बिखेरती है, मुंडेर पर बैठती है। गोरैया को लेकर गाँवों में मान्यता है कि वह जिस घर के आंगन में गोरैया नहीं चहचहाती वह निर्बलता का बसेरा होता है या वह घर निर्वंश हो जाता है, यह भी हम कह सकते हैं। तो गाँवों में क्या मान्यता है, अंडरलाइन कर लेंगे। यह मान्यता शहरों में नहीं, गाँवों में मान्यता है कि जिस आंगन में गोरैया नाम के पंछी नहीं चहचहाती है वहाँ निर्बलता का बसेरा होता है, वह घर निर्वंश हो जाता है, उस घर में आगे वंश नहीं बढ़ता है। अतः निबंधकार ने गोरैया को सौभाग्य का पक्षी कहते हुए उसके प्रत्येक घर के आंगन में लगे तुलसी के पौधे से तुलना की है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गोरैया को विद्या निवास मिश्र जी ने क्या कहा है? सौभाग्य का पक्षी कहा है। याद कर लेंगे, सौभाग्य का पक्षी, सौभाग्य का पक्षी। 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, सौभाग्य का पक्षी, दुर्भाग्य का पक्षी, मध्यभाग्य का पक्षी या कुछ और भी 4 ऑप्शन। तो आपको उत्तर लगाना है सौभाग्य का पक्षी। और गोरैया की तुलना किससे की है? गौरैया की तुलना उन्होंने तुलसी के पौधे से की है, तुलसी के पौधे से। याद रखेंगे, नोट्स बनाते चलेंगे। तुलसी की पूजा के लिए तो शास्त्रीय आधार है। तुलसी की पूजा के लिए आधार कौन सा है? तो उत्तर लिखेंगे शास्त्रीय आधार। पर गौरैया के लिए मात्र जन विश्वास का आधार ही है। दोनों के लिए आधार क्या है? तुलसी के पौधे के लिए शास्त्रीय आधार है, तो गौरैया के लिए जन विश्वास का आधार है। जो लोग चिड़ियों का शिकार करते हुए गोरैया नहीं मारते, गोरैया मारना पाप समझा जाता है। गोरैया मारना पाप समझा जाता है, पुण्य समझा जाता है, भाग्य समझा जाता है, दुर्भाग्य समझा जाता है। तो गोरैया को मारना पाप समझा जाता है, अंडरलाइन करेंगे, नोट्स बनाएंगे। निबंधकार का कहना है कि उनके ससुराल में तो गोरैया को बहुत प्यार और सम्मान दिया जाता है। निबंधकार अर्थात विद्या निवास मिश्र के ससुराल में गोरैया को क्या किया जाता है? प्यार और सम्मान दिया जाता है, तिरस्कार दिया जाता है, प्रेम दिया जाता है, स्नेह दिया जाता है। तो उत्तर में लिखेंगे कि निबंधकार विद्या निवास मिश्र जी के ससुराल में गोरैया को प्यार व सम्मान दिया जाता है। चलिए चलते हैं अगले पैराग्राफ की ओर। आशा है सभी विद्यार्थी आंगन का पंछी निबंध पढ़ते पढ़ते नोट डाउन कर रहे होंगे, क्योंकि आपकी आने वाली एग्जाम के लिए बहुत लाभकारी होगा, यूज़फुल होगा। देखते हैं अगला पैराग्राफ। एक बार जब निबंधकार अपने ससुराल में थे, जब उन्होंने किसी समाचार में पत्र में पढ़ा कि चीन की सरकार ने गोरैया को कृषि का शत्रु मानकर उसके वध का आदेश दिया है। गोरैया का वध का आदेश किसने दिया था? उत्तर लिखेंगे चीन की सरकार। दे सकता है जापान की सरकार, अमेरिका की सरकार, बुरहानपुर की सरकार या फिर शाहपुर की सरकार। तो हमारा उत्तर है चीन की सरकार ने गोरैया को मारने का आदेश दिया था, उसका वध करने का आदेश दिया था। क्यों दिया था? कृषि का शत्रु मानकर दिया था कि गोरैया कृषि का शत्रु है। निबंधकार इसे पढ़कर दुखी हो उठे। चीन की सरकार ने जब ये आदेश पारित किया तो विद्या निवास मिश्र जी बहुत दुखी हुए।
पूछा जा सकता है विद्यानिवास मिश्र क्यों दुखी हुए। विद्यानिवास मिश्र चीन की सरकार द्वारा पारित आदेश को पढ़कर दुखी हुए क्योंकि उसे गौरैया को मारने का आदेश दिया था। और मिश्र जी पंछी प्रेमी थे या जीव प्रेमी थे। निबंधकार इसे पढ़कर दुखी हो उठे और इसे उन्माद की संज्ञा दे दी। एकदम जैसे कोई राक्षस उन्माद में आ जाता है और तहस नहस करने लगता है, वैसे ही उन्माद की संज्ञा उन्होंने दे दी। वह सोचता है कि उत्फुल्लता, मुक्ति और राह के इन जीते जागते प्रतिबिंबों को इस प्रकार नष्ट करने पर उतारू हो जाए, यह किसी भी प्रकार समझ में नहीं आता। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर विद्यानिवास मिश्र उदास इसलिए है कि वो कहते हैं कि जो पंछी, जो जीव, सभी को बराबरी से जीने का अधिकार है इस धरती पर, इस मातृभूमि पर। वो तो उत्फुल्लता अर्थात प्रसन्नता के, मुक्ति के राह की ओर ले जाने वाले हैं, तो उन्हें मारने का आदेश गलत है बिल्कुल। उसे देखकर वे दुखी होते हैं। अगला पैराग्राफ देखेंगे। लोगों की मानसिकता पर कटाक्ष करते हुए निबंधकार मिश्र जी कहते हैं, हमारे देश में तो ऐसे सयाने लोग हैं, हमारे देश में तो कैसे लोग हैं, सयाने लोग, अंडरलाइन कर लेंगे, जो अपने नाचने की अयोग्यता आंगन के टेढ़ेपन के ऊपर थोपने के लिए अनेक सुझाव देते हैं। तो विद्यार्थी मुहावरे का प्रयोग किया है। नाचने की अयोग्यता, आंगन का टेढ़ापन, नाचना आवे आंगन टेढ़ा एक मुहावरा है। तो नाचते तो आते नहीं, लेकिन हम बहाने बना रहे कि आंगन टेढ़ा मेढ़ा है, क्योंकि जिसे नाचते आता है वो बहुत कम स्पेस में भी और कैसी भी स्थिति में तुरंत नाच कर दिखा देता है। तो कह रहे हैं कि ऐसे सयाने लोग हैं जिन्हें नाचने की अयोग्यता आंगन के टेढ़ेपन पर देते हैं, थोपने के लिए अनेक सुझाव देते हैं, क्योंकि वो जानते तो नहीं है गौरैया पाप की भागीदार है अथवा नहीं, गौरैया कैसी है या उससे नष्ट हो रहा है या नहीं, कुछ कृषि का शत्रु बस मान लिया है और मारने का आदेश दे दिया है। नाराज़ होकर वो कहना चाहते हैं, अन्न इसलिए कम पैदा हो रहा है कि चिड़िया उन्हें खा जाती है, बंदर उन्हें तहस नहस कर जाते हैं, चूहे उन्हें कुतर जाते हैं और धूप उन्हें सुखा जाती है। इसलिए पहले इन पर नियंत्रण होना चाहिए ताकि खेती अपने आप बिना मनुष्य के परिश्रम के अधिक उपजाऊ हो जाए। तो यहाँ पर विद्यानिवास मिश्र जी कह रहे हैं कि अन्न इसलिए कम पैदा हो रहा है, कुछ सयाने लोग ऐसा आदेश देते हैं मारने का और इल्ज़ाम लगा देते हैं, आरोप लगा देते हैं कि इसलिए कम हो रहा है कि चिड़िया उन्हें खा जाती है, बंदर तहस नहस कर देते हैं, चूहे कुतर जाते हैं और धूप उन्हें सुखा जाती है। तो इसलिए इन पर पहले नियंत्रण होना चाहिए, इन पशुओं पर, इन पक्षियों पर, यहाँ तक कि धूप पर भी नियंत्रण होना चाहिए ताकि खेती अपने आप मनुष्य के परिश्रम के बिना अधिक उपजाऊ हो जाए। पर चीन के सयाने लोग तो नियंत्रण पर विश्वास ही नहीं करते, वे तो इसे समूल नष्ट कर देने पर उतारू है। हमें नियंत्रण करना चाहिए अगर नष्ट कुछ हो रहा है तो, परंतु पूरी तरह समाप्त या समूल नष्ट नहीं करना चाहिए, यह विद्यानिवास मिश्र जी कहना चाहते हैं। देखिए विद्यार्थियों, अगले पैराग्राफ में कहा है, चीन में चलाए जा रहे इस तरह के अभियान पर निबंधकार कहता है, गौरैया के विरुद्ध यह अभियान जिन लोगों ने चलाया है उन्हें अपनी मंजिल तक का पता नहीं है। आज गौरैया है, कल घर की बिल्ली हो सकती है, परसों कोई पशु और फिर आगे आने वाले दिनों में परिवार के सदस्य भी हो सकते हैं। बहुत गंभीर बात उन्होंने कही है कि इस धरती पर ईश्वर ने जो सबको जन्म दिया है, ईश्वर ने भेजा है, उन्हें बराबरी से समान रूप से जीने का अधिकार है। तो ऐसे सयाने लोग जो वध करने का आदेश दे रहे हैं वो नहीं जानते कि आज गौरैया की बात है, कल बंदर की बात हो सकती है, कल बिल्ली की बात हो सकती है, कल किसी और पशु कुत्ते की बात हो सकती है, जिसे कि कई मनुष्य बहुत अधिक प्रेम भी करते हैं पशुओं से। आप जानते हैं मनुष्य पशु प्रेमी भी होता है। तो ये बहुत विनाशकारी बात है, लज्जाजनक बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इस आधार पर कहना चाहता है लेखक कि ऐसे लोग जिन्हें अपने मंजिल तक का पता नहीं है, आज गौरैया है, कल घर की बिल्ली हो सकती है, परसों कोई पशु हो सकता है और आगे आने वाले दिनों में यहाँ तक कि परिवार का सदस्य भी हो सकता है। निबंधकार का मत है कि सृष्टि के साथ किसी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए। देखिए सृष्टि की बात की गई है। निबंधकार क्या कहता है, अंडरलाइन करेंगे, सृष्टि के साथ क्या नहीं होना चाहिए, 4 ऑप्शन दे देगा। तो किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि तो ईश्वर ने बनाया है सब कुछ। गौरैया सहित सभी प्राणी एक ही सृष्टि के निवासी है, गौरैया भी उसमें शामिल है सृष्टि में। सभी को मेलजोल के भाव के साथ साथ रहना चाहिए। निबंधकार अंत में कहता है, अंत में निबंधकार विद्यानिवास मिश्र जी के विचारों को देखिए, बहुत ही बहुमूल्य और अमूल्य विचारों से उन्होंने हमें अवगत कराया है। निबंधकार कहता है, धरतीवासियों, धरती वह नहीं है जो तुम्हारे पैरों के नीचे है, धरती तुम्हें अपने असंख्य शिशुओं के साथ अपनी गोद में भरने वाली व्यापक सत्ता है। क्योंकि धरती पर जितने भी प्राणी जीव निवास करते हैं वो उसके असंख्य शिशु है, जिसे हम गिनती भी नहीं कर सकते, गोद में भरने वाली है।
व्यापक सत्ता है, बहुत ही व्यापक, बहुत ही विराट सत्ता है। धरती की विरासत संभालना आसान नहीं है। उस विरासत के असंख्य साझेदारों को मिलाए बिना तुम घर के कर्ता नहीं बन सकते हो। असंख्य साझेदार है, उन सबको मिलाना है, मेलजोल बढ़ाना है, आपस में तालमेल बिठाकर जिंदा हमको रहना, जीवित हमको रहना है। तब तक हम घर के कर्ता नहीं बन सकते हो। यह गोरैया, यह तुलसी, यह मेरी और मेरी ही नहीं तुम्हारी भी विरासत है। लेखक कह रहे हैं कि ये गोरैया, ये तुलसी मेरी ही नहीं तुम्हारी भी विरासत है, हम सभी से कह रहे हैं। अतः हमें चाहिए कि हम इसके प्रति कृतज्ञ बने, तो अपने आप तुम्हारी यानी हम सबकी बढ़ती होगी। अब अगर हम इन सबके प्रति कृतज्ञ बनते हैं तो हमारी जो विकास होगा, जो प्रगति होगी, वो उत्तरोत्तर होगी, निरंतर होगी, और वो मेरी ही नहीं आप सबकी भी होगी। तो विद्यार्थियों, ये था पूरा एक सारांश आंगन का पंछी विद्या निवास मिश्र द्वारा रचित लोक विषयक आधारित निबंध का। चलिए चलते हैं इसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की ओर। देखिए, एक प्रश्न आपके सम्मुख है। भारत और चीन देश की वैचारिक भिन्नता के बारे में लिखिए। प्रश्न को निबंधात्मक रूप में देख रहे हैं, डिटेल में उत्तर देख रहे हैं। इस पर बनने वाले प्रश्नों को भी नोट डाउन कर लीजिएगा। आंगन का पंछी निबंध में लेखक ने भारत और चीन देश के बीच वैचारिक भिन्नता, लोगों की धारणा तथा विश्वास के संबंध में बात बताइए। भारत और चीन के बीच क्या भिन्नता है, विचारों में क्या भेदभाव है, अलग है भेद, देखते हैं हम। भारत में गाँवों में कहा जाता है कि, भारत में शहरों की बात नहीं कर रहे, गाँवों की, गाँवों में कहा जाता है कि जिस घर में गोरैया अपना घर नहीं बनाती वह घर निर्वंश हो जाता है। अर्थात वहाँ किसी भी प्रकार के बालक या बालिका जन्म नहीं लेते हैं, उसका वंश आगे नहीं बढ़ता है, वह घर निर्वंश हो जाता है जहाँ पर गोरैया अपना घर नहीं बनाती। एक तरह से घर के आंगन में गोरैया का ढीठ होकर चहचहाना, दाने चुगकर मुंडेरी पर बैठना, हर सांझ, हर सुबह, हर कहीं तिनके बिखेरना और घूम फिर कर फिर रात में घर में ही बच जाना, हर बढ़ती चाहने वाले, यहाँ बढ़ती चाहने वाले से तात्पर्य प्रगति चाहने वाले गृहस्थ के लिए बच्चों की किलकारी, मीठी शरारत तथा निर्भय उच्छलता का प्रतीक है। ये तो बात हुई भारत के विचारों की कि भारत के लोग पक्षियों को भी शुभ मानते हैं, कभी उन्होंने पाप नहीं माना। अब बात करते हैं चीन की। जबकि चीन में गोरैया को खेती का शत्रु मानकर उनके खिलाफ सामूहिक अभियान चलाया गया। तो याद रखेंगे, चीन में कौन सा अभियान चलाया गया? सामूहिक अभियान चलाया गया गोरैया को मारने के लिए। चीन के लोगों ने गोरैया को क्या माना? खेती का शत्रु माना। गोरैया को बंदूक की गोलियों का शिकार बताया जाने लगा और बंदूक की गोलियों का शिकार उसे बनाया जाने लगा। लोग उसके पीछे भागने लगे, चीन के लोग अभियान चलाकर बंदूकें लेकर मारने के लिए। कहने का आशय यही है कि भारत में जहाँ गोरैया जैसी मानवीय पक्षी को घर परिवार का मित्र माना जाता है, पक्षियों में ब्राह्मण समझा जाता है। नोट डाउन करेंगे विशेष, भारत में पक्षियों में गोरैया को क्या माना जाता है? तो भारत में पक्षियों में गोरैया को ब्राह्मण माना जाता है। 4 ऑप्शन दे देगा। ब्राह्मण माना जाता है, मित्र माना जाता है, शत्रु माना जाता है, दोस्त माना जाता है। तो भारत में गोरैया को ब्राह्मण समझा जाता है। वहीं चीन में इसे क्या मानते हैं? शत्रु मानते हैं। नोट डाउन करेंगे। और उसके साथ अमानवीय व्यवहार किया जाने लगा है। अगले पैराग्राफ में आप देख रहे हैं, स्क्रीन पर है। चीन में एक तरफ तो प्रज्ञा पारयता की बात होती है, उसे बुद्ध की मैत्री का देश कहा जाता है, सह अस्तित्व तथा परस्पर सहयोग और प्रेम की कसम खाने वाला देश माना जाता है। जबकि व्यवहार में अमानवीयता सामने आती है। जबकि भारत में तो तुलसी जैसे पौधे को पूजनीय मानकर घर के आंगन में लगाया जाता है। इस प्रकार भारत व चीन देश में वैचारिक एवं सोच में भिन्नता है। इसी में अगला प्रश्न देखेंगे, भारत में गोरैया को लेकर क्या धारणा है? हालांकि इस प्रश्न में कवर हुआ है हमारा, फिर भी देखते हैं। चीन में एक तरफ तो प्रज्ञा पारयता की बात हमने की थी, तो यहाँ प्रज्ञा पारयता से तात्पर्य क्या है? हो सकता है आपके दिमाग में प्रश्न उठ रहा होगा। तो प्रज्ञा पारयता से तात्पर्य है ज्ञान की पूर्णता। विद्यार्थियों नोट डाउन कर लेंगे। तीसरा प्रश्न लिखा हुआ है आपके सामने, भारत में गोरैया को लेकर क्या धारणा है? गोरैया के संबंध में गाँव में कौन सी धारणा प्रचलित है? पुनः एक बार देख लेते हैं। निबंधकार विद्या निवास मिश्र का कहना है कि गाँवों में कहा जाता है कि जिस घर में गोरैया अपना घोंसला नहीं बनाती वह घर निर्वंश हो जाता है। तो ये तो हम पढ़ चुके हैं, आपको याद हो चुका होगा कि जिस घर में घोंसला नहीं बनाती है या निवास नहीं करती है गोरैया, वह घर निर्वंश हो जाता है, वहाँ कोई वंश आगे नहीं बढ़ता। एक तरह से घर के आंगन में गोरैया का ढीठ होकर चहचहाना,
दाने चुगकर मुंडेरी पर बैठना, हर सांझ हर सुबह कई तिनके बिखेरना और घूम फिर रात में घर में ही बस जाना, मशवरा डालना अपनी बढ़ती चाहने वाले ग्रस्त के लिए बच्चों की किलकारी, मीठी शरारत और निर्भय उच्छलता का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? कि जो ग्रस्त लोग हैं वो सोचते हैं कि अगर गौरैया चहचा रही है, घूम रही है, फिर रही है, दाने चुग रही है, तो उसी प्रकार इस तरह बच्चों की किलकारी है, बच्चों की मीठी शरारत है, बच्चों का चहचाना है, मस्ती करना है, वही कहा जा रहा है विद्यार्थियों। तो इस प्रकार आपने आंगन का पंछी निबंध का सारांश और कुछ प्रश्नों को कवर किया है। अगले वीडियो में बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स आपके लिए लेकर आ रही हूँ ताकि एग्ज़ाम में एक भी ऑब्जेक्टिव ना छूटे। कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे, ऑब्जेक्टिव्स पर बात करेंगे। तो यह वीडियो अगर आपके लिए लाभकारी हो रहा है, यूज़फुल हो रहा है विद्यार्थियों, और आप देख रहे हैं तो ज़रूर इसे लाइक भी कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने दोस्तों से शेयर कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी वीडियोस को देख तो रहे हैं परंतु ना कोई लाइक करते हैं ना कमेंट करते हैं। तो इस वीडियोस के लिए काफ़ी परिश्रम मैं आपके लिए कर रही हूँ, और परिश्रम और प्रतिभा प्रोत्साहन से ही फलती फूलती है विद्यार्थियों। तो ज़रूर प्रोत्साहित कीजिए, इसे आगे बढ़ाइए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।